नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। ये खबर जब मैंने पढ़ी, हाई कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग चली तो अजीबोगरीब सा लगा। लेकिन बहुत सारी बम्बईया फिल्मों में इस तरह की बातें दिखाई जाती हैं और दिखाई जाती रही हैं कि जेल के अंदर या फिर कस्टडी में महिलाओं के साथ क्या होता है। वेस्ट बंगाल तो वैसे भी हम सब जानते हैं कि वेस्ट बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है। बाहर कत्लेआम हो रहा है, बाहर किस प्रकार से इस्लामिजाइजेशन किया जा रहा है, बंगाल को कैसे ध्वस्त किया जा रहा है, बांग्लादेश के इक्विवेलेंट बंगाल को खड़ा किया जा रहा है। अगर ममता दीदी को छोड़कर किसी और को वोट दे दिया जाएगा तो वोट देने वाले की हत्या हो जाती है। हम सब जान रहे हैं कि एनआरसी नहीं होने देंगे, ऐसी ममता दीदी ने प्रतिज्ञा की है। कहती हैं एनआरसी होगी तो मेरी ये वो, और सीएए नहीं लागू होने दूंगी जब तक मैं जिंदा हूँ। इसी प्रकार की कुछ भाषाएं उस समय जिस समय आज़ादी मिली उस समय लेफ्ट भी करता था। अर्बन नक्सल भी इसी तरह की बातें करते हैं और अर्बन नक्सल भी फंडामेंटल राइट के नाम से क्या नहीं करते। ये सब कुछ वेस्ट बंगाल में दिख रहा है। उस समय के जो गवर्नर मणिधर जगदीप जी धनखड़ थे वो लोगों के यहाँ मिलने जाते थे तो समस्या थी। मैं तो भुक्तभोगी खुद में हूँ, जादवपुर यूनिवर्सिटी में घिर गया तो मनी गवर्नर जी अगर बचा कर ना लाते उस समय तो शायद हम आज आपसे बात करने की स्थिति में ना होते। और हम केवल सीएए और 370 का पक्ष रखने गए थे और पक्ष ये रखने गए थे कि आपके प्रोफेसर्स, आपके जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, आपका बुद्धिजीवी समाज बुला लीजिए और आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हो, जो विरोध कर रहे हो सीएए एनआरसी का, उसके मैं जवाब दूंगा। 370 हमने एबोलिश किया है, उसका जवाब मैं दूंगा, आप हमसे बात कर लीजिए। लेकिन वो बात करने के बजाय हम पर हमलावर हो गए, हॉस्टेज बना लिया, मारपीट पर उतारू हो गए, हत्या करने के प्रयास में सब चलने लगा और तब मनी धनखड़ साहब बचा कर लाए। आप सोचिए कि किस स्टेज तक, किस स्थिति में वहाँ पर ये सब कुछ आ चुका है। हम न्यूज़ में सुनते हैं वो अलग बात है, मैं तो भुक्तभोगी हूँ। अब ऐसा ही एक प्रकरण अभिषेक बनर्जी का आया था। अभिषेक बनर्जी पैसे के बदले जॉब या जो एजुकेशन घोटाला है उसमें, एजुकेशन घोटाला में कुछ बेंच भी उसमें सजी हुई थी। एक जज ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा भी था, सुप्रीम कोर्ट ने वो सारे केस अपने पास वारंट कर लिए। और मज़े की बात है कि जिन जज साहब ने ये लिखा था उन जज साहब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का, यानी कि उनके खिलाफ एक्शन लेने की पिटीशन भी अभिषेक बनर्जी ने डाली, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी। उनका ये कौन सा तरीका है। और ऐसे ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध देश भर में जो एक्शन हो रहा है उस एक्शन में सब इकट्ठे हो गए हैं दिल्ली में। केजरीवाल ने स्टेटमेंट भी दे डाला। केजरीवाल ने कहा कि जब मैं केंद्र में आऊँगा तब। आप सोचिए कि केजरीवाल ये कह रहे हैं कि ठीक है ईडी का इस्तेमाल हो रहा है और सभी विपक्षी दलों के खिलाफ हो रहा है। हेमंत सोरेन अंदर चले गए हैं, मनीष सिसोदिया अंदर चले गए हैं, उधर स्टालिन के खिलाफ एक्शन होने वाला है, उधर केरला में गड़बड़ चल रही है और केरला में चीफ मिनिस्टर सीधा इन्वॉल्व है, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एक्शन होने वाला है। तो जितने ये भ्रष्टाचारी लोग हैं वो सब दिल्ली में इकट्ठे होकर ये कह रहे हैं कि साहब हम तो 70% आबादी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, 70 करोड़ लोगों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं और आप हमें जेल भेज रहे हैं, आप भ्रष्टाचार ढूंढ रहे हैं, भ्रष्टाचार पकड़ रहे हैं। और मज़े की बात साथ में ये भी कह रहे हैं कि साहब केस चलाने से पहले ही जेल चले जाते हैं। अरे भाई, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही जेल चलाया जाया जाता है। ये भारत का न्याय व्यवस्था जो आज की, वो आज की नहीं, 250 साल पुरानी है। और 250 साल से यही चल रहा है कि एलिगेशन लगा, किसी के खिलाफ एफआईआर हुई, कॉग्निजेबल ऑफेंस था तो उसकी गिरफ्तारी हो रही। आपको नहीं पता था, आप ऐसे ही सिविल सर्विसेज में चले गए। आपको तो पता होना चाहिए कि आखिर क्या चल रहा देश में। आपको कानून की भी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन आपको कानून की जानकारी रखने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि आम आदमी पिसता था। लेकिन आज उनको कानून याद में आ रहा है कि साहब इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है और वैसे ही गिरफ्तारी हो जाती है नेताओं की। गिरफ्तारी इसलिए भी होती है कि आप इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित न कर सकें, एविडेंसेस को ख़राब ना कर सकें, एविडेंसेस को समाप्त ना कर सकें, किसी को इन्फ्लुएंस बना ले सकें। जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तब तक आप तसल्ली से जेल गमन करिए।
तो केजरीवाल भी इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। मज़े की बात यह है कि हल्द्वानी घटना हुई, हल्द्वानी में जो इंक्रोचमेंट की भूमि है उसमें मस्जिदें बना कर रखी थी, उसमें मज़ारें बना कर रखी थी। अब इंक्रोचमेंट वाले मामले में तो सीधे सीधे इंस्ट्रक्शन है कि अगर कोई इंक्रोचमेंट की ज़मीन है तो उसके लिए कोई और मुकदमे या ऑर्डर की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको जाकर ध्वस्त कर दीजिए, सरकारी ज़मीन है। ये तो साफ नियम है। सरकारी ज़मीन जो कि पब्लिक यूटिलिटी की नहीं है, वो जैसे आवास विकास की ज़मीन है या फिर मैं कहूँ कि पीडब्ल्यूडी के कुछ आवास बन रहे हैं, डीडीए के, केडीए के कुछ बन रहे हैं, उनमें तो समझ में आता है कि भाई वो मुकदमा लड़ेंगे उसके आधार पर। लेकिन इंक्रोचमेंट जो पब्लिक यूटिलिटी का, कोई पार्क आपने घेर के रखा है, कोई पोस्टल लैंड आपने घेर के रखी है, कोई रेलवे की ज़मीन आपने कवर करके रखी है, किसी विद्यालय की ज़मीन आपने कवर करके रखी है, तो भाई उसमें सीधा बुलडोजर चलाने में क्या बुराई है? तो ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है। अब हल्द्वानी में वो चल रहा था, चलने पर एक पक्ष इकट्ठा हो गया, उसने आतंक मचा दिया, थाना फूंक दिया, बहुत बड़ी संख्या में जो पुलिस वाले थे उनके ऊपर हमले हो गए। काउंटर फायरिंग में तीन उसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे थे वो 3 लोग मारे भी गए। लेकिन एक भी स्टेटमेंट इनने नहीं दिया। मतलब ये दिल्ली में सभाएं कर रहे हैं, इनको एक को भी उस पर स्टेटमेंट देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि भाई पब्लिक यूटिलिटी की जगह है, सरकारी जगह है, उस पर आपने मजार या मस्जिद क्यों बना रखी थी? क्या मस्जिद या मजार बनाने का आपको अधिकार है? आप रिलीजन अपने घर में मानेंगे या सरकारी ज़मीन पर मानेंगे? और फिर सरकार उसको तोड़ने गई तो आप कोर्ट जाते, स्टे लाते, ये करते वो करते। आपने क्या किया? आपने पुलिस के ऊपर हमला कर दिया। ये तो सीधा वेजिंग ऑफ वॉर है, ये तो सीधा सीधा युद्ध है। लेकिन इनको किसी को समझ नहीं आता। वही स्थिति बंगाल में है। बंगाल में एक ऐसा प्रकरण सामने आया जिसको समझ ही नहीं आता, आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। कोर्ट भी बहुत चक्का हो गया। रिफॉर्म की बात चल रही थी, एक एमिकस क्यूरी, न्याय मित्र जिसको कहते हैं, हाई कोर्ट ने अपॉइंट किया कि भाई जेलों के अंदर क्या स्थिति चल रही है, उसकी रिपोर्ट लगाओ। एमिकस क्यूरी ने कुछ जेलों का विजिट किया, डेटा कलेक्शन किया और उन्होंने बताया कि 26,000 लोग, लगभग 60 जेलें हैं पश्चिम बंगाल में और 26,000 लोग बंद हैं। 26,000 में से 8% लगभग महिलाएं हैं। तो आप सोच सकते हैं 26% में से 8% महिलाएं, 7% महिलाएं हैं, तो 15, 17, 1800 महिलाएं होंगी। आप सोचो कि पूरे वेस्ट बंगाल में 1700 महिलाएं, चाहे वो विचाराधीन हों या वो कारागार काट रही हों, उनमें से 196 महिलाएं, आप सोचिए 196 वीमेंस प्रेग्नेंट हो गई। 196 प्रेग्नेंट हो गई, जेल के अंदर प्रेग्नेंट हो गई। उन्होंने बच्चे पैदा करे, बच्चे साथ में रखे हुए हैं। अब महिला बेरिंग में महिलाएं बंद हैं, महिलाओं के लिए अलग बेरिंग होती है और उसके अंदर वो गर्भवती हो कैसे गई, ये गंभीर प्रश्न है। चीफ जस्टिस ने सुना तो उन्होंने कहा इससे ज़्यादा गंभीर क्या हो सकता है? ये तो बड़ा कठिन बात बता रहे हो कि जेल में बंद है, सिक्योरिटी में है, महिला बंदी भी वहाँ लगे हुए हैं, बंदी रक्षक भी वहाँ लगे हुए हैं और उसके बाद वो गर्भवती हो गई। 196 आउट ऑफ 1700। आप सोचिए कि ये किस स्थिति की बात आ गई। जो बंद हैं उनमें से 15% महिलाएं जो हैं वो गर्भवती हो गई। जबकि प्रोबेबिलिटी, अगर जो लोग मैथमेटिक्स जानते हैं, प्रोबेबिलिटी 28 दिनों में कितने दिन होती है गर्भवती होने की? मतलब इंसेप्शन कब हो सकता है? उसमें से इतनी बड़ी संख्या, जब एमिकस क्यूरी ने अपनी रिपोर्ट लगाई कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट भी नहीं समझ पाया कि वाकई में वेस्ट बंगाल में चल क्या रहा है। क्या अब महिलाएं जेल की कस्टडी में भी सुरक्षित नहीं है? बाकी बाहर के रेप और ये चल रहा होगा। आप सोचो कि प्रशासन जो वहाँ का है वो कितना बड़ा खेल खेल रहा होगा कि जेल के अंदर भी। अब इसमें जो और उन्होंने रिपोर्ट लगाई उसमें कहा कि भाई पुलिस जो बंदी रक्षक होते हैं, महिला के अलावा पुरुष भी उसमें जाते हैं और पुरुषों की वहाँ आमाजमी रहती है, पुरुष वहाँ इकट्ठे होते हैं, पुरुष वहाँ ड्यूटी लगती है। पश्चिम बंगाल की महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी उसको ये समझ में नहीं आता कि भाई महिलाओं के लिए पुरुष बंदी रक्षक भेजने का क्या मतलब होता है।
महिलाओं की वेयरिंग में पुलिस वाले मेल क्यों होंगे? मतलब ये ताज्जुब की बात है। अब जवाब उसमें से आया, जवाब एक आईएएस ऑफिसर ने, किसी प्रशासनिक अधिकारी ने, आईपीएस ने स्टेटमेंट दिया, उनसे स्टेटमेंट लिया गया, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भैया 6 साल तक का बच्चा होता है, उसको अगर माँ जेल जाती है तो उसको बच्चे को साथ में ले जाने का अधिकार होता है। उनसे पूछा गया कि भाई एमिकस क्यूरी तो ये बता रहा है, जो रिपोर्ट लगाई गई है वो रिपोर्ट ये बता रही है कि वहाँ गर्भधारण किया, अंदर जेल के अंदर ही गर्भधारण किया और जेल के अंदर ही उनकी डिलीवरी हुई और वो बच्चे साथ में ही रह रहे हैं, वहीं गर्भधारण किया, वहीं डिलीवरी हुई, वहीं पर रह रहे हैं। ये क्या परिवार नियोजन चला रहे हो, पारिवारिक योजना वहाँ पर चला रहे हो, वंश वृद्धि वहाँ चल रही है, ये क्या है? तो उन्होंने कहा भाई इसकी मुझे जानकारी नहीं है और अगर ऐसा है तो बड़ा गंभीर है, मुझे जानकारी नहीं, मतलब अथॉरिटीज़ कह रही मुझे जानकारी नहीं है और एमिकस क्यूरी कह रहा है कि ये रिपोर्ट है। अब आप सोच कर देखिए कि वेस्ट बंगाल का हाल इससे ज़्यादा बुरा कुछ हो सकता है क्या? मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा बुरा कुछ और हो सकता है कि किसी कारणवश किसी महिला के साथ बाहर उसने गलत किया या उसको जेल हो गई या फिर वो विचाराधीन है। विचाराधीन का मतलब होता है कि अभी उसके ऊपर कोई जजमेंट नहीं हुआ, अभी वो केस चल रहा है, लेकिन उसको सिक्योरिटी दृष्टि से वहाँ पर रखा गया है या इन्वेस्टिगेशन की दृष्टि से वहाँ पर रखा गया है या फिर वो छोड़ने लायक मामला नहीं है, उसके खिलाफ गंभीर आरोप हैं। ऐसी महिलाएं भी जेल में रहती हैं और इन ऐसे लोगों को हम इनोसेंट मानकर चलते हैं। ऐसी इनोसेंट महिलाएं, इनको गर्भवती कर देना, बेचारी जेल में तो पहले से हैं, अब गर्भवती कर दिया तो किसके खिलाफ मुकदमा करें और कैसे करें? शासन के अंदर हैं, प्रशासन के अंदर हैं और हम सब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ आपने बोला नहीं कि आपको गोली पड़ी नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ आपने बोला नहीं तो वहाँ न्याय शय नहीं होता, वहाँ मुकदमे नहीं होते, वहाँ कोई एजेंसी नहीं जाती, वहाँ तो पब्लिक गोली मार देती है आपस में। क्या दंगे होते हैं, पश्चिम बंगाल के दंगे हमने सबने जानते ही हैं, चुनाव के बाद क्या हुआ था। और यहाँ पर जेल के अंदर अगर वो आएंगी तो जेल के अंदर भी उनके रेप हो रहे हैं, तभी तो ये बच्चे पैदा हो रहे हैं। चीफ जस्टिस जो डबल बेंच थी वो सुनकर भौचक्की रह गई, अगली सुनवाई के लिए तारीख डाल दी, इतना भी नहीं हो पाया कि उस पर कोई प्रोसीडिंग आगे चलती, अगली तारीख डाल दी राज्य सरकार। अब उस पर जवाब देगी कि आखिर वो क्या चल रहा है। हालांकि एमिकस क्यूरी ने रिकमेंडेशन ये की है कि माय लॉर्ड वहाँ पर पुरुषों का प्रवेश वर्जित कर दिया जाए, उस पूरे क्षेत्र में जहाँ महिला बैरक बनी हुई हैं वहाँ पुरुषों की ड्यूटी न लगाई जाए, वहाँ महिलाएँ ड्यूटी दें और पुरुष वहाँ जा ही नहीं सकता, पुरुष की एंट्री बैन कर दी जाए। मैं कहता हूँ कि महिला जेल क्यों नहीं बना देते सब जगह, और महिला सुप्रिटेंडेंट बैठेगी, महिलाएं ही पुलिस होगी, महिलाएं ही उसके बंदी रक्षक होंगे, महिलाएं ही वहाँ डॉक्टर होंगी, महिलाएं ही वहाँ सब कुछ होंगी। ऐसा क्यों नहीं कर देते? पूरे देश में क्यों नहीं कर देते? बहुत बड़ा प्रकरण है, इस पर कभी और चर्चा करेंगे तो बताएंगे कि आखिर जेल प्रशासन के अंदर, राष्ट्र के अंदर एक जेल और जेल के अंदर एक टेरिटरी और टेरिटरी के ऊपर सरकार और सरकारी मुलाजिम क्या क्या और करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।